नमस्कार साथियों। आज एक अच्छी सी टॉपिक लेके पुनः आपके साथ डिस्कस के लिए आया हूँ। मल्टीजीन फैमिलीज। मल्टीजीन फैमिलीज एक्चुअली है क्या? अगर शब्दों को हम बांटें तो 3 शब्द निकलते हैं, मल्टी प्लस जीन प्लस फैमिलीज। लेकिन इसको जानने के पहले मैं डॉक्टर अवधेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी, शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय उतई दुर्ग से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक चीज बताना चाह रहा था कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने फैक्टर के नाम से कुछ चीजों को कहा था। जो कैरेक्टर थे वो एक्चुअली फैक्टर थे, जो बाद में जॉनसन ने एलील, एलिलोमॉर्फ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। और जब वॉटसन क्रिक का नंबर आया, जब उन्होंने डीएनए के बारे में डबल हेलिकल मॉडल दिया, उसके पहले 1941 में जॉर्ज बीटल एंड एडवर्ड टॉटम, जो यूएस जेनेटिसिस्ट थे, इन्होंने जेनेटिक म्यूटेशन करा के न्यूरोस्पोरा क्रासा, जो ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाता है, उसमें वन जीन वन इंजाइम थ्योरी दी थी कि एक पर्टिकुलर जीन एक इंजाइम बनाता है, जिनके बाद में कोलैबोरेटर नॉर्मन हॉर्विज भी थे। तो जस्ट इसके 20 साल के बाद, बल्कि 23 साल के बाद कहें, यूनिफस्काई ने कहा कि ये ऐसा जरूरी नहीं है कि वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम, रादर मेनी एंजाइम्स दे आर मेड अप ऑफ मेनी पॉलीपेप्टाइड। तो जैसे कई पॉलीपेप्टाइड मिलके एक एंजाइम का निर्माण करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट उस समय खत्म हो गई और वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन इसको भी लोगों ने खत्म कर दिया कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो आरएनए हैं, और जो आरएनए है लेकिन वो प्रोटीन की तरह या एंजाइम की तरह काम करते हैं। प्रोटीन तो नहीं बल्कि एंजाइम की तरह। तो आरएनए जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है, तो व्हेनेवर न्यूक्लियोटाइड बिहेव्स एज एन एंजाइम, राइबोजाइम वगैरह की चर्चाएं आई, लाइसोजाइम की चर्चाएं आई, तो ये सब ऐसे अपवादी रहे कि अब ये कुछ कहने लायक नहीं रहा। और उसी समय मॉर्गन का भी एक कॉन्सेप्ट आया था कि जीन आर लिनियरली अरेंज्ड ऑन द क्रोमोसोम, और एक जीन वन इंजाइम वन फैक्टर, इस तरह की जो कॉन्सेप्ट थी वो सारी की सारी धुल जाती हैं जब हम मल्टीपल जीन कॉन्सेप्ट के अंदर बात करते हैं। तो क्या होता है मल्टी जीन फैमिलीज? ये एक कलेक्शन है जीन्स का जिनके एंसेस्टर कॉमन होते हैं। अगर एंसेस्टर कॉमन है, माने जिनके पूर्वज कॉमन हैं, और आज वो मल्टी फॉर्म में, मल्टी जीन के फॉर्म में क्यों आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी बात है डुप्लीकेशन। जो डीएनए के एबरेशन में, क्रोमोसोम के एबरेशन में, जीन के एबरेशन में मल्टीपल जो डुप्लीकेशंस हुआ करते हैं, टेंडम डुप्लीकेशन हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, इंटरकैलोरी हो सकता है। तो डुप्लीकेशन मतलब एक जीन का एक से कई बार मौका में पाया जाना, और कई बार वेरिएशन भी इसके उदाहरण थे। तो उनको हम लोगों ने मल्टी जीन फैमिलीज कह दिया, जो कई कॉपीज में पाए जा रहे हैं, इसलिए ये मल्टीपल कॉपीज में पाए जा रहे हैं। चूंकि ये मल्टीपल कॉपी में पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम मल्टी जीन फैमिलीज भी कहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि डीएनए के सीक्वेंस में अगर स्लाइट वेरिएशन भी है, स्लाइट वेरिएशन क्यों होगी? जैसे आपने देखा सी 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 जी सी सी ए सी सी यू, ये चारों सी सी शुरू के कॉमन थे, लेकिन लास्ट का जो ट्रिपलेट चेंज होता था, जो हम लोग बबल हाइपोथेसिस के नाम से पढ़े थे, लेकिन वो एक ही तरह के कॉमन एमिनो एसिड को रीड करते थे। तो इस तरह से अगर स्लाइड वेरिएशन भी हो और कॉमन प्रोटीन बने, तो उस फैमिली को हम प्रोटीन फैमिली कहते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? तो अगर हम किसी अमीनो एसिड की या प्रोटीन के अमीनो अम्लों की अगर हम क्रम को जान लें, जो कि एक पर्टिकुलर जीन से बात किए जा रहे हैं, तो रिसर्चर्स में ये किसी भी प्रोटीन के बीच की सिमिलरिटी या प्रोटीन की सीक्वेंसेस की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, जिसके कारण अगर सिमिलरिटी हो रहा है या डिफरेंसेस हो रहा है उनके डीएनए के श्रृंखलाओं में, तो हम इनसे दो बातों को निचोड़ सकते हैं। नंबर एक, फाइलोजेनी।
फाइलोजेनी मतलब उनसे कौन कौन से पौधे विकसित हुए और वो किस किस पौधों से विकसित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्सॉन है, चूंकि हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, तो एक्सॉन हम उन श्रृंखलाओं को कहते हैं जो मैसेंजर आरएनए को कोड कर रहे हैं, और वो भी अगर कोडिंग सीक्वेंस में है तो इनको हम कह सकते हैं कि इनकी कॉमन एंसेस्ट्री रही होगी, अगर एक्सॉन की पोजीशन कॉमन है तो ये एक तरह से फाइलोजेनी में इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका हो गई मल्टीजीन फैमिलीज की। आइए और थोड़ा सा बात करते हैं। तो जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं तो ये दो तरह की बात आती है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। मल्टीजीन फैमिलीज तो है ही। सिंपल मल्टीजीन फैमिली क्या है? सिंपल मल्टीजीन फैमिली वह है जो कि आइडेंटिकल या नियरली आइडेंटिकल सीक्वेंसेस को बनाते हैं डीएनए को, जो कि सिंपल या क्लासिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे हम राइबोसोमल आरएनए की बात करें तो राइबोसोमल आरएनए आप जानते हैं न्यूक्लियोलस में बनता है और उनमें टेंडम रिपीट्स पाए जाते हैं, और ये राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं उनकी प्रत्येक की कई कॉपियां होती हैं, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है अपना राइबोसोम। जैसे देखिए ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई बड़ा कॉमन सा एक बेहतरीन एग्जांपल है। इसमें राइबोसोमल आरएनए के 7 कॉपीज पाए जाते हैं। उसी तरह से हम ह्यूमन जो हैं, हम में मल्टीपल आरएनए जीन्स पाए जाते हैं जो कि हैप्लॉइड क्लस्टर में डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे पाए जा रहे हैं। एक कॉमन क्रोमोसोम नहीं बल्कि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा भी था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, तो उस समय राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए उनके न्यूक्लियोलस सैटेलाइट के फॉर्म में डिफरेंट क्रोमोसोम पर जाके अटैच हो जाते हैं, और वहां से वो राइबोसोम्स या राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोलस से सेग्रीगेट होना, अलग अलग क्रोमोसोम पे जाना, वहां पे राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करना, तो इसलिए डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे पाया जाना मतलब कहीं ना कहीं इनकी कॉमन एंसेस्ट्री थी। अब जैसे हम एक यूकैरियोटिक राइबोसोमल आरएनए की बात करते हैं जिनकी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होती है वो एटीएस होती है, और वह एटीएस जो होते हैं वो 60s और 40s के स्वेडबर यूनिट में या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में टूटते हैं। मैग्नीशियम की बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका। तो ये दो भागों में जो टूटते हैं, ये देखिए, ये जो 60s है इसमें 28s 5.8s के राइबोस आरएनए पाए जा रहे हैं, और ये 18s के राइबोसोमल आरएनए इनके 40s में पाए जा रहे हैं। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है, सॉरी राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो तय सी बात है 18s 5.8s 28s ये अलग अलग एक्सॉन से बने होंगे, और इनकी जो श्रृंखलाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू कलर से दिखाई जा रही है, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो डीएनए के थे उनके ट्रांसक्रिप्ट यूनिट से बने हैं, और वो राइबोसोम के ट्रांसक्रिप्ट यूनिट थे जो अलग अलग लोकेशन पे पाए जा रहे हैं। चूंकि ये 3 अलग अलग लोकेशन पे जा रहे हैं और मिल के कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये सिंपल मल्टीपल जीन फैमिलीज में कंसीडर किए जाएंगे। परंतु जो कॉम्प्लेक्स होंगे, जो नॉन फंक्शनल स्टॉप सिग्नल हैं, जैसे यूएए, यूएजी और यूजीए, अब देखिए ये तीनों अलग अलग जीन हैं लेकिन तीनों का काम एक ही है, ये पॉलीपेप्टाइड के फॉर्मेशन को टर्मिनेट कर देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की संरचनाओं को, यानी ट्रांसलेशन के इस नॉन फंक्शनल इन्हीं के कारण होता है। ये 3 अलग अलग हैं तो तैसी बात है तीनों अलग अलग जगह पे पाए जाएंगे, मगर फंक्शन तो कॉमन है। उसी तरह से हम ग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन जो हम लोग के आरबीसी में पाया जाता है, मायोग्लोबिन जो मसल्स में पाया जा रहा है, और एलू ह्यूमन जीनोम जो ट्रांसपोजोन्स के नाम से, रिपीटेटिव डीएनए के नाम से, जो 3% जो डीएनए हमारे या 3000 डीएनए जो है, इनके बारे में कॉम्प्लेक्स मल्टीपल फैमिलीज ये बनाते हैं। एक और आपको चीज बताना चाह रहा था मैं, बहुत अच्छा सा ये देखिएगा,
ये देखिए जीन की डुप्लीकेशन हुई और ये एंसेस्ट्रल जो हिस्टोन जो था, जो किसी जमाने में H1 जीन के नाम से जाना जाता था, अब यह दो भागों में बंट गया, एक H1.1 एक H1.2, ये दो भागों में बंट गया। तो ये दो अलग अलग स्पेसीज में चले गए। अब उन्हीं में ये रेड वाली जो है ह्यूमन में, ये H1.1 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला, ये जो था, और दूसरी चली गई चिंपांजी में, उनमें भी H1.1 आ रहा है। लेकिन हमारी जो दूसरी जो थी, जो H1.2 जो था, जिसको हम यहाँ ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये ह्यूमन में भी जा रहा है और यहाँ चिंपैंजीज में भी जा रहा है। और वही एंसेस्ट्रल एचएनएस जो जीन थे, तो बैक्टीरिया के एचएनएस प्रोटीन को निर्मित कर रहे हैं इकोलाई में। यानी जो एंसेस्ट्रल हिस्टोन की जो ओरिजिन थी, वो अब 3 जगह आप देख रहे हैं उसको। तो चूंकि होमोसेपियन या मनुष्य जो है यहाँ पे वो कॉमन है, इसीलिए इस तरह के इवोल्यूशन को हम पैरालॉग कह सकते हैं। लेकिन मनुष्य और चिंपांजी एक दूसरे से काफी नजदीक हैं, लेकिन हैं अलग, इसलिए इनको हम ऑर्थोलोग कह रहे हैं। लेकिन चूंकि ई कोलाई कहीं से भी मनुष्य की तरह डेवलपमेंट में नहीं है, मनुष्य विकसित है या ई कोलाई विकसित है, ऑफ कोर्स नहीं, मनुष्य विकसित है, तो इनके बीच की ये एवोल्यूशन एनालॉग एवोल्यूशन कहलाती है। तो कहीं ना कहीं फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशन में हम देख रहे हैं कि इस तरह से इस मल्टीजीन फैमिलीज का एक महत्वपूर्ण भूमिका हो रहा है। तो पैरालॉग, ऑर्थोलॉग, एनालॉग, इन तीनों को भी हमने समझा। और ये कब संभव है? जब जीन का डुप्लीकेशन हो। यहाँ स्पेसीज अलग हो जा रही थी और उस स्पेसीज में भी इनका कोऑर्डिनेशन कुछ इस तरह से चल रहा था। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि ये एंसेस्ट्रल हमारी ग्लोबिन जीन है, क्योंकि 2 अल्फा 2 बीटा मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं, आयरन इनके साथ अटैच्ड है, तभी ये हीमोग्लोबिन बनता है। तो किसी जमाने में एंसेस्ट्रल ग्लोबिन जीन थे, कॉमन थे, और उनमें अल्फा और बीटा 2 अलग अलग ग्रुप बन गए। अब ये अल्फा अलग चला गया, बीटा अलग चला गया, एक चला गया क्रोमोसोम 16 पे और दूसरा चला गया क्रोमोसोम 11 पर। अब ये अल्फा आगे जाकर अपनी स्ट्रक्चर को बदल रहा है, क्योंकि ये देखिए, ये ईटा और ये अल्फा, अब ये ईटा के साथ ये साई ईटा और ये साई अल्फा 2, साई अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, साई थीटा, ये सब अलग अलग हैं। तो हम ये देखते हैं कि जहां ईटा एम्ब्रियो में फंक्शनल होता है, तो एडल्ट में अल्फा 1 और अल्फा 2 ये फोएटस और एडल्ट में फंक्शन हो रहा है। उसी तरह से ये बीटा जो है वह फिर 3 डायरेक्शन में आपके जा रहे हैं, एक गामा है और एक बीटा है। ये गामा जो है जी गामा और ए गामा बनाते हैं, जो फोएटस में क्रियाशील है, जबकि बीटा जो है वो साई बीटा, डेल्टा और बीटा, तो ये दोनों एडल्ट में क्रियाशील है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लोबिन जीन है, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं, जो एक्चुअली ग्लोबिन जीन है, तो कभी ये ग्लोबिन जीन था, वो आज भी है, आज भी है, आज भी है, आज भी है। लेकिन ये जो बने हैं ये स्यूडो जीन्स कहलाएंगे, जो ग्रीन कलर से हैं, जिनका डुप्लीकेशन होता चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये डुप्लीकेशन एंसेस्ट्रल जीन का हुआ, म्यूटेशन हुआ दोनों कॉपी में, तो ट्रांसपोजिशन टू डिफरेंट क्रोमोसोम चलेंगे ट्रांसपोजोन्स की तरह, क्योंकि जब रिपीटेड डीएनए होंगे तो ट्रांसपोजोन की तरह बिहेव करते हैं और इनका फर्दर डुप्लीकेशन और म्यूटेशन होता चला गया और अलग अलग जगह ये चलते गए। तो ये इवोल्यूशनरी टाइम लाइन ये शो कर रहे हैं, इवोल्यूशनरी टाइम शो कर रहे हैं। अच्छा जी, एक जस्ट इसके बाद की स्लाइड में और क्लियर होती है कि ये हीमोग्लोबिन है, जिसमें अल्फा और बीटा ग्लोबिन है, और ये फिर वही जो फोएटस में हम देख रहे थे,
तो ये डिफरेंट क्रोमोजोम पर लोकेटेड होना और एंसेस्टर में कॉमन पे पाया जाना, तो एक इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ सिग्निफिकेंस तो सो ही कर रहा है। तो इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ? हम एक डिराइव कर सकते हैं कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोट के पास नॉन कोडिंग डीएनए होते हैं और वो मल्टीजीन फैमिलीज बनाते हैं, क्योंकि बल्क ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक जीनोम जो हैं उनमें नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस पाई जाती हैं, जिनको कि किसी जमाने में हम जंक डीएनए कहा करते थे। और यह भी एक ये एविडेंस शो कर रहा है कि नॉन कोडिंग डीएनए जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, सेल में। क्योंकि जो जीनोम ह्यूमन के हैं, रैट के हैं, माइस के हैं, इनमें लगभग 500 नॉन कोडिंग जोन हैं, जिनको कि हम हाई सीक्वेंस कंजर्वेशन के बारे में कह सकते हैं। और जब कभी भी ह्यूमन जीवों की सीक्वेंसिंग की गई है तो देखा गया है कि 98.5% जीन जो है वो कोड ही नहीं कर रहे हैं, न किसी प्रोटीन के लिए, न किसी आरआरएनए के लिए, न किसी टीआरएनए के लिए। 1.5% डीएनए ही सिर्फ कोड करते हैं सारी चीजों का। तो इतना जीन साइलेंट क्यों है? एक डुप्लीकेशन की बात तो आंसर में आता ही है। अब ये देखिए, एक बड़ा सा टेबल है, हम कहीं से शुरू करें लास्ट में वहीं पहुंचेंगे। जैसे ये इंट्रोन और रेगुलेटरी सीक्वेंस है जो 24% है। इंट्रोन का कहने का मतलब ये साइलेंट है। अब ये नॉन कोडिंग डीएनए है जो सीक्वेंस है जो 15% है, और ये स्यूडोजीन बना रहे हैं। और रिपीटेटिव डीएनए है जिनमें ट्रांसपोजोन्स और अलग तरह के जो भी सीक्वेंस है 44% है। और ये रिपीटेटिव डीएनए है जो अनरिलेटेड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट 15% बना रहे हैं, जिसमें लार्ज सेगमेंट डुप्लीकेशन भी है और सिंपल सीक्वेंस डीएनए 3% ये भी पाया जा रहा है। और ये एलू एलिमेंट जिनको हम यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसपोजोन्स मानते हैं, वो 10% अर्थात 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग आरएनए हो सकते हैं। तो ये जो पर्पल कलर से आप जो इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं वो बहुत छोटा है। यही वो एक्सॉन है जो सिर्फ 1.5% है, जो प्रोटीन के लिए, राइबोसोमल आरएनए के लिए, ट्रांसफर आरएनए के लिए फंक्शनल है। इसलिए रिपीटेटिव डीएनए कुल मिला के हमारे साइलेंट कर रहे हैं ह्यूमन जीनोम में। तो साथियों, ये 24% जो ह्यूमन जीनोम का था, उसी को हम अभी जो चर्चा की वो रेगुलेटरी सीक्वेंस दे रहे थे। इंटरजेनिक नॉन कोडिंग डीएनए जो बिटवीन जीन्स जो पाए जाते हैं, स्यूडो जीन्स और रिपीटेटिव डीएनए थे। स्यूडो जीन्स मतलब कभी जीन्स रहे थे जो कि आज म्यूटेशन वगैरह होने से अब वो नॉन फंक्शनल है। जिस तरह से आपके घर में रिटायर्ड आदमी है जो कभी सर्विस करता था, जो बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसमें रिटायरमेंट की एज आई 65 साल 60 साल जो भी है, आज जो है तो आदमी, लेकिन वो स्यूडो है। तो रिपीटेटिव डीएनए किसको बोलेंगे? जो मल्टीपल कॉपीज में पाए जा रहे हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द रिपीटेड डीएनए इज मेड अप ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, और ये हम लोग ट्रांसपोजोन्स में बहुत डिटेल चर्चा किए हुए हैं। तो इनसे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि जब कई जीन हैं जो मल्टी जीन फैमिलीज में पाए जा रहे हैं, जैसे अभी हम लोगों ने ग्लोबिन के बारे में चर्चा की, उसी तरह से एक्टिन है, ट्यूबुलिन है, हॉक्स जीन है, ये कहीं ना कहीं से ये हमें निष्कर्ष देते हैं कि इनके एंसेस्टर क्या थे? कॉमन थे। और जब भी इनमें फैमिली आई तो या तो क्लस्टर हो गई या तो डिस्पर्स हो गई, या तो साथ साथ रहे या अलग अलग हो गए। तो जब साथ साथ होंगे तो एक ही क्रोमोजोम पर पाए जाएंगे, जैसे वो क्रोमोजोम पे नजदीक नजदीक पाए जाएंगे। लेकिन अगर क्लस्टर्ड हो जाएंगे, सॉरी, जब डिस्पर्स हो जाएंगे तो वो अलग अलग क्रोमोजोम पे पाए जाएंगे, जैसे एक्टिन और ट्यूबुलिन अलग अलग क्रोमोजोम पे पाए जा रहे हैं। और यह दोनों कंडीशन हो सकता है, जैसे हमने अल्फा बीटा ग्लोबुलिन, हॉक्स, एबीसीडी के बारे में चर्चा की। तो ये कहीं ना कहीं ये तीनों बातें आ रही हैं। तो जब कभी भी मेंबर जो क्लस्टर फॉर्म में है तो वो टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन भी शो करेंगे और ये बताएंगे कि को रेगुलेशन एज वेल एज इंडिविजुअल रेगुलेशन वहां पे इंप्लाई हो रहा है। तो मल्टीजीन फैमिली का कुल मिला के अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि इनमें जीन नंबर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, जीन का नंबर, अभी ना मल्टीपल जीन है,
और ये जैसे जैसे बढ़ेंगे ये इवोल्यूशनरी रूप से वो कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। जैसे ग्लोबिन जीन वो नंबरों में बढ़ा है प्रिमिटिव फिश से लेके कहाँ तक, ह्यूमन में, और इनके क्लस्टर्ड जो हैं वो भी इवॉल्व होंगे डुप्लीकेशंस और डाइवर्जेंस से। तो इस तरह से एक उदाहरण और ले सकते हैं हम लोग कि ये प्राइमेट ग्लोबिन और ये अल्फा इस और ये देखिए डेल्टा और गैलागो, ये ह्यूमन के गैलागो के दोनों के हैं। तो ये 5' का कार्बन इतने हैं और इनके कोडिंग रीजन इतने हैं, इंट्रॉन इतने हैं और इनके इंट्रॉन इतने हैं। तो ये अलग अलग बिफोर कंजर्वेशन ये इस तरह से रहे होंगे और अलग अलग पैचेज में, और जैसे इनमें कन्वर्सन हुआ तो ये देखिए ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये अल्फा ग्लोबिन बना रहा है और ये बीटा ग्लोबिन बना रहा है। तो जो भी ह्यूमन का अल्फा बीटा या गैलागो का अल्फा बीटा जो था वो कहीं ना कहीं से रेगुलेट हो रहा है। तो कुल मिला के अगर हम अब देखें तो किसी भी जीन्स के इवोल्यूशन में नोबल फंक्शन क्या हो सकता है, तो हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि सेम डुप्लीकेटेड जीन की जो कॉपीज हैं वो डाइवर्स करी है किसमें, इवोल्यूशन में, जिसके कारण वो कई तरह के प्रोटीन को कोड कर रहे हैं जो आज डिफरेंट है। कल एक थे लेकिन आज वो डिफरेंट है। जैसे लाइसोसोम जीन जो है वो डुप्लीकेट हुआ और उससे अल्फा लैक्टो अल्बुमिन बन रहा है किसमें, मैमल्स में। उसी तरह से लाइसोजाइम है, एक एंजाइम है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है एनिमल्स को, जो हमारे आंसू में पाया जाता है। स्लोएस्ट एंजाइम के नाम से लाइसोजाइम को हम याद करते हैं। तो देखिए ये जो लाइसोजाइम जो था वो मनुष्यों में, मैमल्स में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो बना रहा है वो नॉन एंजाइमेटिक प्रोटीन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में भाग लेता है। ठीक है, तो कल तक वो लिक्विड के फॉर्म में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता था, अब वही एनिमल्स में जाके मिल्क प्रोडक्शन की काम कर रहा है। तो इवोल्यूशन ही तो हुआ। अब जैसे रीअरेंजमेंट एंड पार्ट्स ऑफ जीन या एक्सोन का डुप्लीकेशन और एक्सोन का सफलिंग होगी तो क्या होगी, तो डुप्लीकेशन या रीपोजिशनिंग कभी भी एक्सोन का होगा तो उसी से जीनोम में इवोल्यूशन आती है। और कभी भी मियोसिस या क्रॉसिंग ओवर की जैसी घटनाओं में कोई भी तरह की गलतियां या एरर हो जाए तो एक्सोन जो है वो डुप्लीकेट हो सकता है। इसका मतलब कि एक क्रोमोसोम में ऐड हो सकता है और दूसरे क्रोमोसोम में डिलीट भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे बात किया तो ये मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, उसी तरह से मान लीजिए हम लोगों ने ये दूसरा क्रोमोसोम ले लिया, ये तो एक संभावना तो है, ये एक संभावना ये रेड के साथ ब्लैक जोड़ने की और एक में ब्लैक के साथ ये रेड जोड़ने की और एक एज इट इज रह जाने की। तो हमारे पास 4 प्रकार के संरचना डेवलप होंगे, एक ये पूरी तरह से रहेगा और एक इसके साथ और एक अलग ये, और साथ ही साथ इनकी क्रॉसिंग ओवर होने से हम लोग यही पाएंगे कि इनके साथ ये रेड आ गया और इनके साथ ये बाकी रेड रहा और एक रेड। ये 4 प्रकार की संभावना इस क्रॉसिंग ओवर के कारण हो रही है। तो ये अलग क्रोमोसोम, ये अलग क्रोमोसोम तो अलग अलग जगह चले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि अगर किसी तरह से मियोसिस में एरर हुआ तो वो डुप्लीकेट होने से एक क्रोमोसोम से हट के दूसरे क्रोमोसोम में भी जा सकता है। और अगर एक्सोन की सफलिंग हो गई, मतलब इधर से उधर एक्सोन चलेंगे, तो मियोटिक रिकॉम्बिनेशन में भी एरर होगा और इसके बाद उनकी मिक्सिंग होगी और एक्सोन की जो मैचिंग होगी या तो क्रोमोसोम्स के जीन्स के अंदर होंगी या नॉन एलेलिक जीन्स के बीच में होगी, इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एक और हम लोग उदाहरण लेते हैं चैपेरॉन फैमिलीज, वो भी मल्टीजीन फैमिली का उदाहरण है। सिर्फ हीमोग्लोबिन ही नहीं, ग्लोबिन ही नहीं, चैपेरॉन भी एक प्रोटीन है
जो हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन बनते हैं उनका सिंथेसिस, उनका ट्रांसलोकेशन, उसको ट्रांसलोकेट होकर अपने डेस्टिनेशन पे जाना, अपने जहाँ नियत जगह वहाँ जाना, ये सब देखने के लिए चैपरॉन नामक एक प्रोटीन है। तो यहाँ हम कह रहे थे कि सभी मॉलिक्यूलर चैपरॉन की फैमिली जो है वो 3 डोमेन में पाई जा सकती है और हाईली स्पेशलाइज्ड होती है, जो एक डोमेन में पाई जाएगी। अब एक 3 जगह पाया जा रहा है और एक अकेले पाया जा रहा है, तो वाकई में ये तो ज्यादा ही ना विकसित होगा, क्योंकि एडवांस है, 3 जगह चला गया एक जगह से। अब ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करता है। यूकैरियोट में उनके ऑर्गन डाइवर्सिटी, उनके सेल की फंक्शन की डाइवर्सिटी। जैसे हम एक बात करें, एक जीनोम है जो माइक्रोस्पोरिडियन इंसेफेलाइटिजोन कुनकुली जो 2.9 MB का बना होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रियाइट्स पैरासाइट है जो कई तरह के सीवियर इन्फेक्शन को काउज करता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बैक्टीरिया और आर्की जो है, पुराने बैक्टीरिया जो हैं, उनके पास चैपरॉन जो है वो मल्टी जीन फैमिलीज में पाए जा रहे हैं और ये इनके फंक्शन को बढ़ा देता था, इनके इन्फेक्शन को बढ़ा देता था। अब जैसे देखिए, ये डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन है, तो ये चैपरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हमने एक सेल ले लिया, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म में बाहर हो गया, तो इसको हम साइटोसोल कहेंगे, इस क्षेत्र को, इसको हम मेम्ब्रेन कहेंगे। और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेली है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ले लीजिए, प्लांट का सेल है तो क्लोरोप्लास्ट ले लीजिए, और इस सेल के बाहर जो होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर होंगे, और 2 सेल के बीच में पेरीप्लाज्मिक वाली बात आएगी। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? तो राइबोसोम बाउंडेड सॉल्युबल एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन वाले कैलेक्सीन, ये पॉलीपेप्टाइड के एंट्री के समय पाए जाएंगे। ये सीक्वेंस रखे रहते हैं, जो टैग रहते हैं, टारगेट उनके पास रहते हैं, और इनके लिए चैपरोनीन चाहिए इनकी फोल्डिंग होने के लिए। ये क्लस्टरीन है, ये बाइंड करता लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन को। उसी तरह से पैपडी, FIMC, ये सब पाइलस फोल्डिंग और असेंबली के लिए जरूरत होते हैं। तो हमने देखा कि जीव तो एक ही था, लेकिन उसकी लोकेलिटी बदल गई, उनकी स्थान बदल गए, तो उनके फंक्शन भी बदलते चले जा रहे हैं। तो इनकी इवोल्यूशन में ये रोल है कि जीन की फैमिली जो हायरार्की का एक पार्ट है, जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर है किसी भी जीनोम का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में और किसी भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के लिए। क्योंकि जो जीन की फैमिली है वही लार्ज यूनिट होती है, इंफॉर्मेशन की भी और जेनेटिक वेरिएबिलिटी की। तो एक इवोल्यूशनरी लाइन में अगर कोई जीन की फैमिली एक्सपैंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है नई जीन फैमिली के, तो ये बन भी सकते हैं और नष्ट भी हो सकते हैं। तो अगर बन गए तो अगले जनरेशन में दिखेंगे, नष्ट हो गए तो कहानी इनकी खत्म। तो कई बार सेवरल इवोल्यूशनरी लाइनाज में जीन आर गेन्ड एंड लॉस्ट एट रिलेटिवली सेम रेट। जितना मिल रहा है उतना ही लॉस कर रहे हैं, तो कुछ नया नहीं बनेगा। एडेप्टिव एक्सपेंशन जो जीन फैमिली का होता है, जो नेचुरल सिलेक्शन के समय होता है, वुड फेवर एडिशनल जीन की कॉपी को फेवर करता है। दिस इज द केस व्हेन एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेसर किसी भी स्पीशीज पर एक्ट करता है। तो जीन का एम्प्लीफिकेशन बहुत ही कॉमन होता है किसमें? बैक्टीरिया में, खास करके रिवर्सेबल प्रोसेस के नाम से। एडेप्टिव कॉन्ट्रैक्शन जीन की फैमिली की जब होती है तो वो कई एक्यूमुलेशन उनमें जो हो जाता है, जो फंक्शन म्यूटेशन है उनकी कैरेक्टर की लॉस हो जाती है। लेकिन जहां तक नॉनसेंस म्यूटेशन की बात है, जो प्री मैच्योरली हाल्ट हो जाते हैं। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब, जैसे हमारे पास 3 टर्मिनेशन कोड थे, UAA, UAG और UGA, और अगर कोई भी सेंस कोड, जैसे मान लीजिए UUU जो फेनाइलेलानिन का कोड करता था, और ये नॉनसेंस कोड या स्टॉप सिग्नल का काम करे, तो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड बनेंगे।
तो इस तरह के म्यूटेशन को हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं, जिसमें कि ट्रांसक्रिप्शन पूरी हुई नहीं और आपका टर्मिनेशन हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन का। इसका मतलब क्या है, जीन का लॉस हुआ है और ये इन्वायरमेंट के में जीन की प्रचुरता के ऊपर भी डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नई जीन की फैमिली भी इस तरह से डेवलप हो सकती है, इससे जो ऑर्फैन जीन है, जो आइसोलेटेड स्यूडो जीन्स हैं, हमने स्यूडो जीन की चर्चा की थी जो किसी समय थे लेकिन आज क्रियाशील नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है सारे आइसोलेटेड जीन हैं, वो अलग अलग तरह के मीन को शो कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई जीन डुप्लीकेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया एनफ म्यूटेशन से, तो सफिशिएंटली डाइवर्जेंट होता है और नो लॉन्गर बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ ओरिजिनल जीन फैमिली। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर न्यू जीन्स का जीनोम में भी होता है, न्यू जीन इसके ओरिजिनेट भी हो सकती हैं और कई बार वो कहाँ से आ रही हैं ये कहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो ऑर्फैन जीन है वो डुप्लीकेशन और रीलोकेशन और डाइवर्जेंस किसी भी फैमिली में कॉज करते हैं। तो अगर किसी जीन फैमिली की डेथ हो जाए, इसका मतलब हमें मान सकते हैं कि उसमें लॉस हुआ है किसी जीन्स का, जिसके कारण पूरा इंटायर जीन फैमिली ही खत्म हो गया। और अगर कंटिन्यूअस लॉस जीन का हो तो इसमें वो जीन फैमिली पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जीन के लॉस होने से जीन्स का डिलीशन भी हो सकता है। कंप्लीट लॉस फंक्शन का होने से स्यूडो जीन्स कहलाने लगते हैं। और उस तरह से हमने देखा कि कार्टिलेजिनस फिश थे, हायर वर्टिब्रेट्स थे, ये लिटिल स्केट्स हैं, चिकन्स हैं। तो इनमें ये लाइन ऑफ इवोल्यूशन इस तरह से चलती है डिफरेंट जीन्स की। और एक ये आउट ग्रुप, ये कार्टिलेजिनस फिशेस, फिन फिशेस, ये डिफरेंट ग्रुप ए में मेमल्स वगैरह हो गया, अफ्रीकन टोड हो गए, मेमल्स सेकेंड सेट हो गया, अफ्रीकन टोड हो गए। तो ये इनके एवोल्यूशन से ही एंसेस्ट्रल फॉर्म से आगे के फॉर्म बनते चले जाते हैं। तो ये इम्यूनोग्लोबिन वर्सेस जीन फैमिलीज इन वर्टिब्रेट एक जस्ट छोटा सा मॉडल है जिससे हम समझ सकते हैं कि इनकी जीन आगे जाके कई तरह से चेंजेस आ रही हैं। फिर हम आप समराइज यही करना चाहेंगे कि नॉर्मली एक जीन एक कैरेक्टर को डिसाइड करता था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जीन्स है जो मल्टीपल कैरेक्टर को ना बताते हुए एक कैरेक्टर को बता रहे हैं। इसीलिए ये मल्टी जीन फैमिलीज हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। और इवोल्यूशन के दरमियान ये विभिन्न विभिन्न जीनों पर चले जाते हैं, विभिन्न विभिन्न क्रोमोसोम्स पे चले जाते हैं विद इन द जीनोम, जिसके कारण उनकी कैरेक्टर भी चेंज होती है। और ये मल्टीपल जीन की बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है। तो साथियों, मुझे लगा होगा, लगा है, लगा होगा क्या, लगा कि आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा है। तो मल्टीपल इसलिए होते हैं कि कई जगह साइलेंट रहते हैं। एलुजीन्स वगैरह की हम बात किए हैं, ट्रांसपोजोन्स की बात किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई डाउट है नहीं अब इसमें। तो फिर से आपका अवधेश कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा लेना चाहता है। बहुत ही जल्दी हम लोग फिर एक दूसरे से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।